नयनपुर पहाड़ियों से घिरा एक सदियों पुराना कस्बा था। यहाँ की पहचान थी इसके विशाल हवेली नुमा घर, जिनमें अतीत की कहानियाँ गूंजती थी। इन्हीं घरों के बीच एक जमींदार नरेंद्र सिंह का आलीशान घर था, जिसकी दीवारें समय के साथ थोड़ी पुरानी जरूर पड़ गई थी, लेकिन उसकी भव्यता आज भी बरकरार थी। नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी शारदा और दो बेटी कंचन और पायल के साथ रहते थे। बड़ी बेटी कंचन जो 22 वर्ष की थी और छोटी बेटी पायल जो 18 साल की थी, उनके साथ खुशी खुशी जीवन जीते थे। उनका जीवन केवल धन संपत्ति से ही नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और श्रद्धा से भी धनी था। नरेंद्र सिंह की आय का मुख्य स्रोत उनके विशाल खेत खलिहान, जहाँ सोने उगलती फसलें लहराती थी। इसके अलावा उनकी गुड़ की मिल और अनाज मंडी में भी अच्छा कारोबार था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी थी। फिर भी उनके घर का रहन सहन बिल्कुल ही सीधा साधा था। शारदा जी दिखावे और आडंबर से कोसों दूर थी। उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को फिजूल खर्ची या दिखावटी जीवन की ओर बढ़ावा नहीं दिया था। उनका मानना था कि सच्चा सुख सादगी और संतोष में है। फसल की कटाई के व्यस्त मौसम के बाद जब खेतों में सुनहरी बालियां सिमट चुकी थी और हवा में कटाई की खुशबू घुली हुई थी, जमींदार नरेंद्र सिंह ने कंचन को अपने पास बुलाया। नरेंद्र सिंह को अपनी बेटी की भविष्य को लेकर कुछ समय से बहुत चिंता थी। उन्होंने स्नेह भरी नजरों से कंचन को देखा और आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, बेटी कंचन, सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के जाने माने वो कपड़ा व्यापारी है ना, हरिओम गुप्ता, उनका एक बेटा है विकास। उनका घर ना बहुत बड़ा है, जमीन जायदाद भी खूब है और उनके पास हर तरह की सुविधा है। क्या कहती हो बेटी, तुम्हारी क्या राय है? अगर तुम हाँ कहो तो मैं यह रिश्ता तय कर दूं, क्योंकि मुझे तो भाई सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये रिश्ता, क्योंकि परिवार भी बहुत संपन्न है। कंचन ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि बचपन से उसका सपना था एक बड़े घर की महारानी बनने का। अब उसका यह सपना सच होने वाला था, इसीलिए वह मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी। उसने विनम्रता से अपने पिताजी से कहा, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप मुझे जहाँ भी ब्याह देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। आपका निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे मैं खुशी खुशी वहीं शादी कर लूँगी। तो ये फैसला आपके हाथ में है। अपनी बेटी की भावनाओं को भली भांति समझते हुए जमींदार नरेंद्र सिंह को भी बहुत अच्छा लगा। कंचन के रिश्ते की बात तय होने के बाद जमींदार ने अपनी छोटी बेटी पायल की ओर देखा। उन्होंने पायल के लिए भी एक अच्छा रिश्ता ढूंढा था, जिसे वह तुरंत ही बता देना चाहते थे। उन्होंने प्यार से पायल से कहा, ओ बेटा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुम हाँ कहो तो तुम्हारा भी रिश्ता तुम्हारी बड़ी बहन के साथ मैं तय कर लूंगा। पायल का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान के बेटे आकाश से प्रेम करती हूँ और
उसी से विवाह करना चाहती हूँ, पर मैं आपसे बताने में डरती थी क्योंकि वो गरीब है ना। लेकिन मैं उसी के साथ अपना जीवन जीना चाहती हूँ पिताजी, क्योंकि मैं उसी के साथ खुश रह पाऊंगी। नरेंद्र सिंह की आंखों में अविश्वास और फिर क्रोध उतर आया। उनकी आवाज़ तेज हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? वो आकाश जिसके घर में 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से पकता है, उससे तुमको शादी करनी है? और तुमको उस घर में मैं कैसे ब्याह दूं? अरे पगला गई हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? समाज में मेरा कितना रुतबा है तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं करने वाला तुम्हारा ब्याह वहां। जमींदार गुस्सा होकर अपनी पत्नी के पास गए। जमींदार की पत्नी शारदा ने कहा, क्या हो गया जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? उन्होंने घबराकर पूछा। नरेंद्र सिंह ने गुस्से से पायल की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे सुन रही हो अपनी बेटी की बात? ये उस भूखे नंगे आकाश से ब्याह करना चाहती है जिसके पास 2 वक्त की खाने का भी इंतजाम नहीं है। अरे वो इसे ले जाकर कहाँ पे रखेगा? उस टूटी फूटी झोपड़ी में? और क्या खिलाएगा? सूखी घास जैसी रोटियां खिलाएगा? अरे ये पगली पगला गई है। और इसका ब्याह एक गरीब के घर करूंगा? मैं तो कभी नहीं करने वाला। तुम समझाओ अपनी पागल बेटी को, कितनी पगला गई है। शारदा का चेहरा भी पीला पड़ गया। ये क्या कह रहे हो जी? आकाश, वो आकाश जो दिन भर खेत में काम करता है और राजा के यहाँ नौकर जैसे काम करता है, वो इस हवेली का जमाई बनेगा? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरे लिए। मैं कैसे समझाऊं इसको? सच कह रहे हो जी आप, ये सच में पगला गई है। मैं तो अभी इसका रिश्ता पक्का करके आता हूँ। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और इसको ठोकर मारना है और जाके उस गरीब के साथ जीवन बिताना है। मैं तो अभी जा रहा हूँ। शारदा ने तुरंत पायल की ओर अपना रुख कर लिया और उसे समझाने लगी, नहीं बेटा, अच्छे रिश्तों को ठोकर नहीं मारते। आजकल अच्छे रिश्ते किस्मत से ही मिलते हैं। मेरी बात मान लो बेटी, उस गरीब का सपना छोड़ दो। पायल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी बात नहीं छोड़ी। माँ, मैं किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ, बस पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिससे प्रेम करूँगी वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा मेरे लिए, और मैं उसी के साथ खुश रहूँगी। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। माँ, आप तो पिताजी को समझाइए प्लीज माँ। शारदा ने जमींदार जी की ओर देखा, जो गुस्से से अभी भी पायल को घूर रहे थे। शारदा के दिल में एक गहरा ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो जो अनीश की बेटी ने किया था। प्रेम में आकर वो हमारी भी बेटी कहीं कर ना बैठे। शारदा ने जमींदार जी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा, हम लोग बचपन से अपनी दोनों बेटियों को इतना प्यार देते आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी बेटियों के साथ गलत तो नहीं कर रहे। नरेंद्र सिंह ने एक लंबी और गहरी सांस ली ताकि अपने गुस्से को काबू कर सके और कहा, शारदा, मैं वही तो सोच रहा हूँ। हमारी बड़ी बेटी बड़े घर की बहू बनने वाली है, और यदि छोटी बेटी किसी गरीब घर में ब्याह दी तो हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हमारा इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करूं शारदा?
शारदा ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, बेटी अमीर घर में जाए या गरीब घर में, तकदीर अपने ही लेकर जाती है ना जी। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए और दोनों का विवाह तय कर दीजिए। नरेंद्र सिंह ने कुछ देर सोचा। उन्हें शारदा की बात में सच्चाई नजर आई। तो तुम ये सही कह रही हो, मैं पायल का विवाह आकाश से तय ही कर देता हूँ। और इस प्रकार जमींदार नरेंद्र सिंह और शारदा ने अपनी दोनों बेटियों का ब्याह अपनी अपनी पसंद के अनुसार कर दिया। विवाह के बाद कंचन शानो शौकत से भरे एक विशाल घर में गई। वहीं पायल ने एक छोटी सी साधारण झोपड़ी में अपना नया जीवन शुरू किया। विडंबना यह थी कि दोनों बहनों के घर आमने सामने थे, बस अंतर इतना था कि एक की बड़ी हवेली थी और एक की छोटी सी झोपड़ी थी, और उनके भाग्य के बीच बहती हुई एक नदी थी जो कि एक अदृश्य धारा थी, उनके भाग्य में जैसे थी। कंचन अपने विशाल घर के छत पर खड़ी थी, जहां से सारा गांव स्पष्ट दिखाई देता था। उसकी नजरें स्वाभाविक रूप से नदी पार स्थित पायल की छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। उसने उपेक्षा करते हुए और पायल को नीचा दिखाते हुए अपने पति विकास से कहा, देख रहे हो जी, इस झोपड़ी में पायल कैसे पड़ी हुई है। अगर पिताजी की बात मान ली होती तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता और आज मेरी तरह वो एक बड़ी आलीशान हवेली में होती। उसकी आवाज में एक विजय भाव था, जैसे वह अपनी पसंद की श्रेष्ठता साबित कर रही हो और उसके जैसा अच्छा फैसला किसी ना ने लिया हो। विकास ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये आकाश भी ना राजा के यहाँ छोटे मोटे काम करता है, बदले में महाराज उसको बस एक दो समय की रोटी दे देते हैं। और क्या ही ले लेता है ये बेचारा गरीब भुक्खड़, 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती है इसको। अब इससे कितना ही घर चलेगा, तुम ही सोचो। तुम देखना, एक दिन पायल को अपनी गलती का एहसास तो जरूर होगा। उसने मुस्कुराते हुए कंचन की ओर देखा। चलो अब जल्दी से मेरे को बताओ, आज तुम्हारे लिए किस रंग की साड़ी लानी है। हाँ बोलो, शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हें नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है ना। और अपने पति से नहीं लोगी तो फिर किससे लोगी। और मुझसे शर्माओ मत और मुझे बताओ। कंचन ने थोड़ा शर्माते हुए और इतराते हुए कहा, कल ही तो हमारा विवाह हुआ है ना जी। पिताजी ने और आप लोगों के परिवार ने भी मुझे खूब सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी दी है। अब क्या आवश्यकता है नई साड़ियों की। विकास ने अपने अंदाज में कहा, अरे आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं घर के अंदर आऊं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कीमती उपहार जरूर लाऊं। तुम्हारी सुंदरता पर भी हर दिन नए रंग लगने चाहिए। विकास की बातें सुनकर कंचन मन ही मन खुश हो उठी। उसे लग रहा था उसने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ नदी पार स्थित पायल का घर था,
आकाश और पायल अपनी छोटी सी लेकिन स्नेह से भरी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। आकाश की माँ शांति देवी चूल्हे पर खाना पका रही थी। लकड़ियों के जलने से उठता धुआं दूर दूर तक फैल रहा था, जिससे उनकी आंखों में हल्की सी जलन हो रही थी, लेकिन यह उनके जीवन की सच्चाई थी। पायल अपने सास के पास आई और बोला, माँ जी आप हट जाएं, मैं खाना पका देती हूँ। उसकी आवाज में सम्मान और सेवा का भाव था। शांति देवी ने भी प्यार से पायल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे बिटिया, तू तो नई दुल्हन है, अभी अभी आई है, तू खाना कैसे पकाएगी? यह सब करने की क्या जरूरत है? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, दुल्हन नहीं हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों के सामने माँ काम नहीं कर सकती। उसके इन शब्दों ने शांति देवी का दिल छू लिया। बेटा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमको यह चूल्हे पर खाना पकाना नहीं आता होगा ना? तुम्हारे घर में तो वो होता है, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रुको, मैं भी थोड़ी बूढ़ी हो चली हूँ और उसका उपयोग भी नहीं किया ना, तो बोलने भी नहीं आ रहा। अरे वो क्या होता है, स्टोव। हाँ, स्टोव जो होता है ना, खाना पकाने वाला, वो तुम्हारे यहाँ तो स्टोव पे खाना बनता होगा, जहाँ धुआं भी ना निकलता होगा। फिर तुम चूल्हे पर खाना कैसे पकाओगी? पायल ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी मैंने कभी चूल्हे पे खाना तो नहीं पकाया, पर इतना पता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगी, यही मेरा कर्तव्य है। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन बोली, लोग कहते हैं बड़े घर की बेटी बिगड़ी हुई होती है, निकम्मी होती है, कोई काम नहीं आता, बस ऐशो आराम खोजती हैं और नई नई इच्छाएं बोलती हैं। मेरे आकाश की तो किस्मत ही पलट गई, जो इतनी अच्छी बहू घर में आई है, इतनी समझदार और लक्ष्मी स्वरूप की। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था। तभी आकाश वहां आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और निगाहें मायूस थी। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? आकाश ने एक गहरी सांस ली। माँ, इतने दिनों से राजा के यहाँ खेती का काम करता हूँ। वो मुझे 1 महीने के सिर्फ 15 रुपए देते हैं। आज 1 महीना भी पूरा हो गया। मंत्री जी से बोला तो था कि पगार दे दो मेरी, 1 महीना पूरा हो गया, पर मंत्री जी ने तो सीधे टाल दिया, कहा बाद में आकर ले लेना। मैंने सोचा था कि आज पगार मिल जाएगी तो पायल के लिए कुछ नई साड़ियाँ ले लूँगा। आखिर नई नई शादी करके आई है तो कुछ तो देना बनता है ना माँ। उसकी आवाज में निराशा थी। शांति देवी ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना, इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है, सब्र रख। माँ, पायल कल ही घर आई है, उसे कितना बुरा लगेगा, सोचो तो जरा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी पायल आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा कोई दम वम नहीं घुट रहा है। सुना ना आप सबने, मैं इस घर में आकर बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसा जीवन कभी नहीं मिल सकता। तो आप लोग मेरे लिए दुखी ना होइए तो बेहतर है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी, आप मेरी बात समझिए। आकाश ने हैरान होकर पूछा,
पायल, तुम परेशान नहीं हो? मैं बस यह सोच रहा था कि तुम यहाँ इतनी छोटे से घर में कैसे रह लोगी। तुम तो बड़े घर में रहती थी ना, यही सोचकर मुझे बुरा लगा। पायल ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कंचन दीदी से ज़्यादा खुश हूँ और एक दिन यह बात आप भी मान जाओगे। वहीं दूसरी तरफ विकास एक पतली सी गली की तरफ जा रहा था जहाँ से शहर का शोर सुनाई दे रहा था। तभी उसको सामने से एक मछुआरा आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हताशा थी और वो रो रहा था। मछुआरे ने विकास को देखते हुए कहा, बेटा विकास, तुम हमेशा मुझसे मछली खरीदते आए हो ना बेटा? विकास ने थोड़ा रुककर पूछा। हाँ, खरीदता तो हूँ, पर क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मछुआरा अपनी व्यथा सुनाने लगा। जिस तालाब में मैं जाल डालता था ना साहब, उसी तालाब में कल से दूसरा मछुआरा आ गया है और उसका कहना है वह राजा का खास आदमी है। अब से तालाब की सारी मछली वही मारेगा और मुझे एक भी ना पकड़ने देगा। मैं तो सिर्फ मछलियां मारना ही जानता हूँ, मुझे तो कोई और काम नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो भूखों मर जाऊंगा। साहब, मेरी मदद कर दीजिए ना। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काका, फिक्र क्यों करते हो मेरे रहते हुए? चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कौन तुमको मछली पकड़ने से रोकता है। मेरा नाम भी तो आखिर विकास है ना। मेरे रहते हुए किसी और का विकास नहीं रुक सकता। चलो चलो। विकास मछुआरे के साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में वो तालाब के किनारे आ जाते हैं जहाँ पहले से एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम राजेश था। विकास राजेश के पास बैठकर कहता है, तुमने इसकी मछलियों पर क्यों कब्जा किया है रे? तुझे दिखाई नहीं देता है? तेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ, क्या निर्दयी है तू? बेचारा गरीब है, केवल मछलियां पकड़ता है और अपना जीवन जीता है, और तू भी इससे छीन ले रहा है। उसका परिवार भूखों मर जाएगा। दे दे इसे मछलियां पकड़ने। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं साहब, पर यह तालाब अब मैं इस मछुआरे को तो नहीं दूंगा। यदि आप बोले तो इस तालाब का एक हिस्सा मछली मैं आपको दे सकता हूँ। आप तो बड़े आदमी हैं, आपको मछली खाने का शौक तो होगा। क्या बोलते हो साहब? विकास के दिमाग में लालच भर आया। हाँ, ये तो सही बोल रहा है। मछलियाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी ये मछली पकड़े या वो मछली पकड़े, इससे मेरे को क्या? मेरे को तो मछलियाँ खाने से मतलब है ना। और वैसे भी ये गरीब मछुआरा मछली पकड़ेगा तो मेरे को फ्री में तो नहीं देगा, मेहनत करेगा तो पैसे तो लेगा। इससे अच्छा है मैं इसी से बिना मेहनत का मछलियाँ ले लेता हूँ। सही बात है, अपना काम तो बन रहा है ना। मेरे को कौन सा समाज का सेवा करने का ठेका मिला है। हाँ, सही समझ रहा है तू। राजेश ने फुर्ती से कहा, सोच कर देखिए साहब, सोच कर देखिए। एक हिस्सा मछली, एक हिस्सा मछली, एक हिस्से मछली को तो आप खा भी लेंगे और बेच भी देंगे। अब आप ही सोच लो। बस इस मछुआरे से मेरा पीछा छुड़ा दो। विकास ने अपने होठों पर मुस्कान लाई और कहा, हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। अब यह तालाब राजेश के पास ही रहेगा, और
तुम यहाँ आसपास भी मत दिखाई देना। गरीब मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या कह रहे हैं विकास जी? ये क्या कह रहे हैं? मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की है, आपको मछलियाँ दी है और हमेशा ताजी मछलियाँ दी हैं, और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? विकास हंसते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश रात होने के बाद अपने घर को लौट रहा था। राजा के यहाँ पूरे दिन की कड़ी मेहनत के कारण वो थक चुका था। वह जैसे ही विकास के घर यानी कंचन के हवेली के पास पहुंचा तो उसके कानों में किसी की रोने की आवाज़ पड़ी। अरे, यह किसकी रोने की आवाज़ है? यह तो कंचन दीदी का घर है ना, और उनके घर में रोने की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? आकाश आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत जमीन पर रोती हुई दिखाई दी। अरे, यह औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? और यह कौन है? मुझे इससे बात करनी चाहिए। आकाश तुरंत बूढ़ी औरत की तरफ चला गया। काकी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और इतना रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए। बूढ़ी औरत ने अपनी बात कही। क्या बताऊं बेटा, विकास जी को कब से हवेली के बाहर बुला रही हूँ, वो है कि निकल ही नहीं रहे हैं। मेरा दिल तो टूटा जा रहा है। आपको विकास जी से काम है? रुकिए रुकिए, मैं उनको बुला देता हूँ। आकाश ने तुरंत आवाज लगाना शुरू किया। विकास भैया, विकास भैया, बाहर निकलो। बेटा, वो बाहर नहीं आएंगे। क्यों काकी, क्या बात है? बूढ़ी औरत ने कहा, कल मेरी बेटी का ब्याह है। मैंने अपनी बेटी का जेवर विकास जी की हवेली में रखे थे ताकि मेरे पास रहेंगे तो चोरी ना हो जाए, पर अब दरवाज़ा खटखटा रही हूँ ज्वेलरी के लिए, तो अब दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे हैं। ये क्या कह रही हो काकी? ऐसा नहीं हो सकता, शायद विकास बाबू घर पर ना हो, वरना वो आपका जेवर क्यों रखेंगे? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैंने खुद उनको घर के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो मुझे देखकर पहचान गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने जोर से आवाज लगाई, विकास बाबू, ओ विकास बाबू, जरा दरवाजा खोलो, हवेली के बाहर आपसे कोई मिलने आया है। विकास बाबू। मेरी हवेली के चौखट पे तुम्हारा गरीब जीजा क्या कर रहा है? कहीं आज फिर उसके घर में नमक तो खत्म नहीं हो गया, मुंह उठाकर चला आया? सच बोलो तो मुझे ये गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में थोड़ी सी भी तंगी हुई नहीं कि कटोरा उठाया, चम्मच उठाया और दौड़े चले आए। उनकी बातें सुनकर कंचन को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो उनका जीजा जो था, लेकिन उसे भी गरीब लोगों से कोई लगाव नहीं था। और उसने कहा, आकाश, आपको तो क्या, घर में किसी को भी पसंद नहीं है वो। पिताजी ने भी पायल को बहुत समझाया था कि उससे शादी मत कर, पर वो तो बहुत नादान है, कुछ ना समझी और इस भूखे नंगे के पास आकर बैठ गई। अच्छा कंचन, मेरे लिए पकौड़े बनाओ, मैं तब तक बाहर देख कर आता हूँ। अरे, मैंने तो सोचा था यह बुढ़िया अब तक जा चुकी होगी, परंतु यह तो अभी भी यही खड़ी हुई है
अब मैं क्या करूं? कुछ तो दिमाग लगा विकास, कुछ तो सोच। अगर इस आकाश को सच्चाई पता चल गई ना तो ये जमींदार से कह देगा और जमींदार की नजरों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। अरे क्या हुआ विकास बाबू, हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? विकास ने हकलाते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं नहा रहा था। अब नई हवेली दुल्हन घर में है तो अब हवेली का दरवाजा खोल तो नहीं सकती ना, और मैं तो नहा रहा था। आकाश ने विकास के सूखे बालों की ओर देखते हुए कहा। आप नहा रहे थे, पर आपके बाल तो बहुत सूखे हैं। विकास ने अपनी बात पलट दी। अरे भाई, मैं नहाने जा रहा था, मेरा मतलब ये था कहने का ना। नई पत्नी आई है, उससे बात करने में देरी हो गई और नहाने जा रहा था। तुम्हें ना। आकाश ने विकास बाबू से कहा। विकास बाबू, काकी कह रही थी कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए विवाह के लिए जो जेवर लिया था वो आपकी हवेली में रखा है, आप उनको दे दीजिए। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को संभाला और कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर विकास बूढ़ी औरत की ओर मुड़ा और बोला, क्यों रे बुढ़िया, तूने मुझे अपना जेवर क्यों दिया था और कब दिया था? मैं तो जानता भी नहीं। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, विकास बाबू, उस दिन जब मेघा के घर में चोरी हुई थी तो आप वहाँ आए थे ना, और आपने कहा था कि अब किसी की भी जेवर चोरी नहीं होगी और जिसको भी डर है वो मेरे को दे दे, मैं अपने घर में संभाल के रखूँगा। तभी तो मैंने आपको दिया था ना, और अब आप मुझे झूठा कह रहे हैं। विकास ने जानबूझकर औरत का मजाक उड़ाया। मुझे लगता है तू पगला गई है। भला कोई अपना जेवर दूसरे की तिजोरी में रखता है? चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। बूढ़ी औरत रोने लगी। भगवान के कहर से डर विकास बाबू, तू एक माँ को रुला रहा है, पापी। आकाश और बूढ़ी औरत दोनों हवेली से बाहर चले आए। बूढ़ी औरत से आकाश ने कहा, काकी, आप परेशान मत होइए और घर जाइए, जो होना था वो हो गया। बेटा, मेरी बेटी का बारात वापस चला जाएगा अगर मुझे गहने नहीं मिले तो। तभी वहां पर पायल आ पहुंची। पायल की आवाज सुनकर आकाश और बुढ़िया ने सामने देखा। आकाश घबरा गया और बोला, पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो घर में थी ना? मैं आपको घर से देखने निकली थी, इतनी रात हो गई और आप नहीं आए, पायल ने कहा। आकाश के मन में डर छा गया। उसने सोचा कि अगर इसे पता चल गया कि इसका जीजा इतना घटिया काम करता है तो ये भी क्या सोचेगी। तभी पायल ने अपने गले से हार उतारा और हाथों की चूड़ियाँ और कानों के झुमके उतारे और बुढ़िया को देते हुए बोली, यह रख लीजिए काकी, यह आपकी बेटी के विवाह में काम आएंगे। यह मेरी सौभाग्य की बात है कि यह किसी और के काम आ सकेंगे। बुढ़िया ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो बेटा, मैं ये नहीं ले सकती, ये तुम्हारे जेवर हैं। आकाश ने कहा, हाँ पायल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर यह सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत प्यार से दिया है, तुम मत दो ये। पायल ने अपने गहनों को देखा और कहा, मुझे इस समय इन गहनों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे दे रही हूँ, इससे एक भला काम हो जाएगा। आकाश कुछ नहीं बोला और पायल की ओर देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पायल इतना बड़ा त्याग कर सकती है। एक अनजान औरत को अपने गहने दे दिए, यह आकाश के लिए कोई छोटी बात नहीं थी।
उसे पायल पर बहुत ही गर्व हुआ। आकाश को सोच में गुम देखकर पायल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब जल्दी घर के अंदर चलिए जी, माँ जी प्रतीक्षा कर रही हैं। दोनों साथ चलकर खाते हैं, चलिए। अगले दिन सुबह सुबह पायल चूल्हे पर खाना पका रही थी। धुएं के कारण उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी खुश था। अचानक कंचन वहां आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और वो पायल को नीचा दिखाते हुए बोलती है, अभी तेरी शादी को 4 दिन नहीं हुए और तू चूल्हा चौका कर रही है। हालत देख अपनी, भिखारी जैसे लग रही है। लग रहा है भिखारी है बिल्कुल तू। पायल ने उदासी से कहा, ऐसा नहीं है दीदी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और ये मेरा घर स्वर्ग जैसा है। कुछ देर बाद दर्द में डूबी कंचन वहाँ से उठकर अपनी हवेली चली गई, पायल को अपनी ही किस्मत पर सोचने के लिए छोड़कर। पायल से गहने लेने के बाद बूढ़ी औरत सीधा महल जाती है। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, बस न्याय की आस थी। महल आकर उसने विकास के धोखे, मछुआरे की आत्महत्या, अपने जेवरों के बारे में सब कुछ बताया। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री, पता लगाओ क्या ये औरत सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि विकास इस गांव को बहुत धनवान व्यक्ति है और अच्छा इंसान भी लगता है। कहीं इसका धन देखकर तो ये बुढ़िया लालच तो नहीं कर रही, पता लगाओ। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए महाराज, परंतु इस बुढ़िया की बात मुझे सच लग रही है, क्योंकि आज सुबह ही एक मछुआरे ने अपनी आत्महत्या कर ली, अपने 4 बच्चों को लेकर। उसका कहना था जिस तालाब में उसका पति मछली पकड़ता था, विकास बाबू ने उस तालाब को किसी और को दे दिया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या कह रहे हो? उस मछुआरे ने आत्महत्या कर ली? ये बात तुमने हमसे क्यों नहीं कही और पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम भी इस धोखाबाज की तरह धोखेबाज हो? मंत्री जी ने डरते हुए कहा, महाराज, अगर इसके पहले मैं आपसे कुछ कहता तो आप मुझे ही झूठा बना देते, क्योंकि विकास बाबू बहुत आपके लिए खास है ना। महाराज ने अब बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, क्या तेरे पास कोई सबूत है कि तेरे गहने उन्होंने चुराए हैं? हाँ महाराज, उन जेवरों में एक छोटी सी सोने की मटकी भी थी। अगर वो हो तो वो मेरे ही गहने हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं देखता हूँ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक विकास की हवेली से ढेर सारे गहने लेकर दरबार में खड़े हो गए। उन्हीं गहनों के बीच वो छोटी सी सोने की मटकी भी दिखाई दी। विकास, हम तुमको क्या समझते थे और तुम क्या निकले? तुमने पूरे गांव को ठगा है। तुमने एक गरीब मछुआरे को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो और तुम्हें तो मृत्युदंड मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। राजा के इतना बोलते ही विकास अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें डर से भरी थी। उसे पता था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी आकाश वहां आता है और कहता है, महाराज, विकास भैया से गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरे लिए इन्हें माफ कर दीजिए। अरे आकाश, ये क्या कहते हो? विकास ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया और तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है?
और तुम इसके लिए माफी मांग रहे हो। उसी समय महल में जमींदार जी और उनके परिवार वाले कंचन और पायल भी वहां आ जाते हैं और सबको जब विकास का सच पता चलता है तो सब बहुत शर्मिंदा करते हैं और आकाश के लिए माफ़ी मांगते हैं। जमींदार नरेंद्र सिंह उन्होंने आकाश से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुमको बहुत गलत समझा, मैं तुम्हें पहचानने में भूल कर गया। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आपने मुझे अपना बेटा समझा, इससे खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ। उधर कंचन भी अब मन ही मन पछतावा कर रही थी और उसने रोते हुए कहा, आकाश जीजा, मैंने आपसे बहुत गलत व्यवहार किया और आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आकाश ने हंसते हुए कहा, मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने वो निभाया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। विकास भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब उन्हें आप सब भी माफ़ कर दीजिए। और फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आकाश अब महल का सेनापति महल में आकर रहने लगता है। विकास भी उसके बाद गलतियों से सबक लेकर छोटा मोटा काम करने लगता है और ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है। दोनों परिवार अब एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रेम के साथ बाकी का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं, यह समझते हुए कि सच्चा धन केवल पैसों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और पवित्र हृदय में निहित होता है। 2 वर्षों बाद दोनों बहनों की एक एक सुंदर सुंदर पुत्रियां होती हैं और दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगती हैं।